तो दोस्तों आज से हम शुरू करने जा रहे हैं कॉमिक वर्ल्ड 2.0 चैनल पर अनिल मोहन द्वारा लिखित नॉवेल क्राइम वर्ल्ड देवराज चौहान सीरीज। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इसका पहला भाग। हर रात न जाने वो कितने मर्दों की निगाहों का केंद्र बनती थी, न जाने कितने हाथ उसे पा लेने की चाह में उठते थे और न जाने कितने दिलों की धड़कनें उसके सामिप्य की कल्पना से अस्त व्यस्त हो जाती थी। महज 18 साल की उम्र में देवा यानी देवराज चौहान ने अपनी जिंदगी में पहला संगीन जुर्म उसी के लिए कर डाला था। कहा जाता है कि जर जोरू और ज़मीन ही दुनिया के हर झगड़े की जड़ होते हैं। ज़्यादातर जुर्मों की बुनियाद भी यही तीनों चीज़ें हैं। वो क्लब के थिएटर में काम करती थी, स्टेज पर डांस करती थी। हर रोज़ सैकड़ों लोग उसके उफनते यौवन और सौंदर्य के जज्बों से लुत्फ उठाते थे। बहुत से मर्द उस पर आवाज़ें कसते थे, फिक्रे उछालते थे। उसकी कई हरकतों और गतिविधियों पर हॉल में तालियां भी गूंजती थी और सीटियां भी बजती थीं। मगर देवा ने कभी इन सब बातों के बारे में सोचा तक नहीं था। वो तो कुछ इस तरह महसूस करता था जैसे वो औरत सिर्फ उसके लिए ही बनी हो और हकीकत में दो लोगों की भीड़ में हर रोज़ सिर्फ उसी की तलाश करने के लिए आया करती हो। उसकी बेचैन नज़रें जब लोगों की भीड़ में भटक रही होती हैं तो दरअसल वो भीड़ में अपने महबूब यानी देवा को ही ढूंढ रही होती है। उस कलाकारा का नाम लीना था। इसमें कोई शक नहीं था कि लीना अपने बदन की हर हलचल के साथ कयामत ढाती थी। उसके बदन के उतार चढ़ाव गजब के थे। उसमें चुंबकीय आकर्षण था और वो चलती थी तो समझो पीछे से देखने वालों के दिल उछल उछल जाते थे। स्टेज पर उसके चेहरे पर गहरा मेकअप चढ़ा होता था और अपनी हरकतों तथा आंखों की चमक से वो एक पकी पकाई तजुर्बेकार औरत दिखाई देती थी। वैसे वो देवा से उम्र में बड़ी थी, लेकिन उसका ये पक्कापन देवा को और ज़्यादा अपनी तरफ खींचता था। वो महसूस करता था कि उसे न जाने कब से ऐसी औरत की तलाश थी। अपनी हम उम्र जवान और किशोरी लड़कियों में देवा को कोई आकर्षण ही नहीं महसूस होता था। यह नागपाड़ा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत इलाका था। दुनिया का सबसे बड़ा स्लम धारावी भी इसी क्षेत्र में पड़ता था। यहाँ हर तरह का मर्द और हर किस्म की औरत मिल जाया करते थे। अंडरवर्ल्ड की शाखाएं भी इस इलाके में ज़मीन के नीचे दूर दूर तक फैली हुई थी। गुंडों बदमाशों की यहाँ भरमार थी और जुर्म की मार्केट बहुत चल रही थी। यहाँ ज़िंदगी भी बहुत हंगामों के साथ गुजरती थी। देवा उस रात भी उस पिछली घड़ी में खड़ा हुआ था, जिसके एक सिरे पर उस क्लब का पिछला दरवाज़ा खुलता था, जहाँ लीना अपनी कला का प्रदर्शन किया करती थी। स्टेज का पिछला दरवाज़ा भी इसी तरफ खुलता था। हर रात लीना अपनी परफॉर्मेंस के बाद यहीं से बाहर निकला करती थी। यह कोई हाई स्टैंडर्ड क्लब नहीं था और खुद देवा कई बार ऑडियंस के बीच में बैठकर लीना की कला और डांस परफॉर्मेंस के साथ एक्टिंग भी देख चुका था। लीना लाइव देखने के दौरान देवा को आसपास का कोई होश नहीं रहता था। वो बस एकटक लीना की तरफ देखता रहता था। लीना के बदन की हर हरकत के साथ देवा का दिल उथल पुथल होता रहता था। लीना के बाल रेशमी और सुनहरे थे, होंठ माणिक्य और टांगें बेहद सुडौल थीं, जो डांस के दौरान म्यूजिक की लय पर इस तरह थिरकती थी कि लोगों की सांसें सीने में अटकने लगती थीं। वो घर पहुंचने के बाद भी देर तक जागती आंखों से लीना की ख्वाब देखता रहता था और उसकी नसों में एक अजीब सी सनसनी दौड़ती रहती थी। डांस करते करते लीना नागिन की तरह बल खाती लहराती दर्शकों के बीच भी आ जाया करती थी। दर्शकों की हाथापाई से बस्ती बचाती वो मेजों के दरमियान से गुजरती जाती थी। जब वो देवा के करीब से गुजरती थी तो देवा की ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे ही रह जाया करती थी। इस वक्त नीम अंधेरी पिछली गली में देवा अकेला नहीं था। करीब से लीना के दर्शन पाने के कई और भी इच्छुक श्रद्धालु वहाँ मौजूद थे। वे वो लोग थे जिनके पास टिकट खरीद कर क्लब में लीना का आर्ट देखने के पैसे कभी नहीं होते थे। आखिरकार क्लब का पिछला दरवाज़ा खुला और गली में थोड़ी दूर तक जर्द रोशनी फैल गई। प्रतीक्षारत खड़े लोगों में जैसे जिंदगी की लहर दौड़ गई। उनकी आंखों में कुछ ऐसी चमक उभर आई जैसे शिकार को देखकर भेड़ियों की आंखों में उभरती है। दरवाजे ने जैसे लीना के मोहक वजूद को बाहर उगल दिया था। उसके पीछे दरवाज़ा एक बार फिर बंद हो गया था। लीना ने लोहे के दरवाजे के सामने खड़े होकर गहरी सांस ली थी। वो जैसे इतने भेड़ियों के दरमियान में आगे बढ़ने की हिम्मत जुटा रही थी। क्लब के किसी आदमी ने उसे बाहर तक छोड़ आने की जहमत तक गंवारा नहीं की थी। लीना हालांकि हर रोज़ इस माहौल से गुजरने की आदी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी हर रोज़ वह ज़रा ठिठक जाती थी। उसने किसी मल्लिका के से अंदाज में गर्व से सिर ऊंचा कर लिया था और लंबे लंबे कदम उठाती हुई आगे बढ़ी। वो उसी ड्रेस में थी जिसमें डांस परफॉर्मेंस की थी। इस डांस ड्रेस में उसके भरपूर उत्तेजक अंग कुछ और स्पष्ट हो जाया करते थे। गली में प्रतीक्षक खड़े लोग बाएं फैलाए उसे घूर रहे थे। उनकी आंखें फैली हुई थी और लाड जैसे टपक पड़ने को तैयार थी।
उनमें से कईयों ने हाथ बढ़ाकर लीना को छूने की कोशिश की थी, लेकिन वो किसी चिकनी मछली की तरह लहराकर आगे निकल गई थी। वो इस तरह अपनी तरफ बढ़ते हाथों से खुद को बचाने में माहिर हो चुकी थी। बाकी लोग तो हमेशा की तरह वहीं खड़े रह गए थे, लेकिन देवा लीना के पीछे पीछे गली के सिरे की तरफ चल दिया था। लीना के बदन से परफ्यूम की तेज़ महक उठ रही थी। यह खुशबू देवा के जहन पर छा जाया करती थी। शायद उसमें लीना के बदन की अपनी खुशबू भी शामिल होती थी। कम से कम देवा को तो यही महसूस हुआ करता था। बाकी लोग इस हद तक बेवकूफ़ लगते थे कि वो उससे कुछ हासिल न होने वाले इंतज़ार में बेकार खड़े रहते थे। लेकिन उसके बाद शायद उन्हें अकल आ जाती थी और वो लीना के पीछे ज़्यादा आगे नहीं जाते थे। शायद वो समझ जाते थे कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन देवा इस पहलू पर गौर करने की जहमत नहीं करता था, या फिर उसने सोच लिया था कि उसका इंतज़ार हमेशा व्यर्थ नहीं जाने वाला है। लीना के पीछे पीछे चलते हुए उसके नितंबों की हलचल देखकर देवा की सांस उसके सीने में अटकने लगी थी, लेकिन वो बड़ी मजबूरी में कदम उठाता चला जा रहा था। उसके दोनों हाथ जैकेट की जेबों में थे, गले में मफलर डाल रखा था, होठों में पक्के लोफर स्टाइल में सिगरेट फंसी हुई थी। दुनिया के तजुर्बे रखने वाले लोग तो लीना को देखते ही जान जाते थे कि वो किस कैटेगरी की औरत है, लेकिन देवा के लिए वो किसी देवी, किसी महारानी से कम नहीं थी, जिसे अपना और सिर्फ अपना बनाने की बेपनाह ख्वाहिश उसके दिल में पनप रही थी। गली से निकलकर लीना सड़क पर पहुंची थी, जहां रोशनी थी। वो फुटपाथ पर एक तरफ यूं खड़ी हो गई थी जैसे किसी के इंतज़ार में हो। देवा उसके करीब जा खड़ा हुआ था और शायद उसने आदर जताने के लिए अपने सिर पर रखी उसकी कैप उतार ली थी। यह तरीका उसने इंग्लिश फिल्मों में सीखा था। जिंदगी के ज़्यादातर मामलों में उसकी उस्ताद फिल्में ही थी। गुड इवनिंग मिस लीना, उसने अपने लहजे को शालीन बनाने की कोशिश करते हुए कहा। लीना ने अपनी सुराहीदार गर्दन घुमाकर देवा की तरफ देखा और उसके हुस्न की दमक से जैसे देवा की आंखें चुंधिया गई थीं। मेकअप की मोटी तह के बावजूद देवा की निगाह में वो हुस्न बिल्कुल खालिस था। उसमें किसी किस्म की मिलावट नहीं थी। उसे तो लीना की आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी नकली नहीं लग रही थी। मेकअप की परतों के नीचे उसे आंखों के कोनों पर सलवटें और स्याही भी उसे नजर नहीं आ रही थी। सुर्ख सुर्ख होठों के पीछे से झांकते दांत उसे खामोश क्रूरता का एहसास नहीं दिलाते थे। उसे लीना की बड़ी बड़ी आंखों में लाल चमकीली सी चमक भी दिखाई दे रही थी। उसका लीना को देखने का दृष्टिकोण ही कुछ और था। वो आवारा और बदमाश था। उसका उठना बैठना भी बदमाशों में ही रहता था। पढ़ाई लिखाई उसकी नाम मात्र ही थी। वो धारावी के गरीब इलाके की बेरहम गलियों में पलकर बड़ा हुआ था और उसे कभी अच्छे लोगों की संगत हासिल नहीं हुई थी। उसे अपने इर्द गिर्द के माहौल में शालीनता और अतिरिक्त संपन्नता कमी देखने को मिली थी। लेकिन बहरहाल वो 18 साल का था। इस उम्र में बात बेबात ही रंग पुट्ठों में सनसनी दौड़ती रहती है। इश्क मोहब्बत अजीब अजीब तरीक़ों से दिल में घुसपैठ करते हैं। माहौल की तमाम असुविधाओं और ख़राबियों के बावजूद इंसान के मन में एक अनोखी सी मासूमियत बाकी बची रह जाती है, जो इंसान की आत्मा में बसी रहती है। एक अधूरापन बाकी रहता है। देवा को लीना सिर से पैर तक हर जगह से अच्छी लगती थी। शायद ये देवा की उसी छुपी हुई मासूमियत की वजह से था। वो उसमें कोई नकारात्मक बात नहीं देख सकता था। उसके बारे में कोई नकारात्मक बात सोच भी नहीं सकता था। अरे तुम फिर आ गए। लीना के लहजे में हैरत भी थी और नागवारी भी। मैं गया ही कब था, देवा ने अपनी तरफ से बड़ी प्रफुल्लता से कहा और हंस पड़ा वो। मैं तब तक हर रात आपको यहीं खड़ा मिलूंगा जब तक आप एक शाम मेरे साथ गुजारने की हामी नहीं भर लेती। लीना अनायासी हंस दी। उसकी हंसी में आमतौर पर आत्मा नहीं होती थी, खाली खाली सी बेजान हंसी हंसती थी वो। ज़रा इस लफंगे की ज़रूरत तो देखो। वो इस तरह बोली जैसे किसी सभा को मुखातिब कर रही हो। आखिर वो स्टेज की औरत थी। भीड़ को मुखातिब करना उसकी आदत थी, स्टाइल था। उसकी नीली आंखें सर्द थीं। वो पलके झपकाए बगैर देवा की काली आंखों में देख रही थी। देवा भी पलके झपकाए बगैर एकटक उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर गजब की गंभीरता थी। कुछ क्षण बाद लीना रुखाई से बोली, अभी तुम बच्चे हो और ऊपर से कड़के भी। कार तक तो है नहीं तुम्हारे पास और लीना से दोस्ती करने चले हो। तुम्हें मालूम है मेरा बॉयफ्रेंड कौन है? इस बार देवा बोला तो उसका लहजा बिल्कुल बदला हुआ था। उसके सर में बेपनाह आत्मविश्वास और बेबाकी आ गई थी। नहीं, मुझे नहीं मालूम, उसने जवाब दिया था। और मुझे इसकी परवाह भी नहीं है। मुझे तो बस ये मालूम है कि अब मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने वाला हूँ। विनायक शेट्टी है मेरा बॉयफ्रेंड। लीना ने इस अंदाज में कहा जैसे विनायक शेट्टी का नाम सुनते ही देवा पट से गिर पड़ेगा और बेहोश हो जाएगा। इसमें कोई शक नहीं था कि वो नाम सुनकर देवा की नसों में एक सर्द लहर दौड़ गई थी, लेकिन उसने अपने चेहरे के भावों से ये बात प्रकट नहीं होने दी। विनायक शेट्टी शहर के खतरनाक गिरोह में से एक का बॉस था। वो एक बेरहम और जालिम आदमी था। नाजायज़ धंधों से कमाई हुई काफ़ी दौलत थी उसके पास। उसके एक हल्के से इशारे पर कुछ भी कर गुजरने वाले बहुत से प्यादे थे उसके गैंग में। विनायक शेट्टी के गैंग के लोग उससे डरते भी थे और उसके वफादार भी थे, क्योंकि शेट्टी उन्हें भरपूर पैसा देता था।
वो खुद भी ज़बरदस्त निशानेबाज था और ज़रा सी बात पर बेधड़क गोली चला दिया करता था। देवा की तो कोई हैसियत ही नहीं थी। अच्छे अच्छे कुख्यात बदमाश विनायक शेट्टी का नाम सुनकर कांपते थे। ये सब कुछ जानने के बावजूद देवा ने कहा, अगर विनायक शेट्टी तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो ये बड़े अफसोस की बात है। क्या बॉयफ्रेंड बनाने के लिए तुम्हें मुझ जैसा कोई नौजवान नहीं मिला था? वो थकी उम्र का अंधेड़ आदमी है, भला उसके पास मेरे जैसे जज्बात कहाँ होंगे? हो सकता है कि तुम्हारी बात सही हो। ये भी मुमकिन है कि तुम्हें अपने बारे में खामा की खुशफहमी ही हो। लीना शातिर अंदाज में मुस्कुराई। बहरहाल, मुझे इस बहस में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए यही बहुत है कि शेट्टी मेरी तमाम ज़रूरतें और फरमाइशें पूरी कर सकता है। तुम्हारी जेब में जब कुछ माल आ जाए और तुम्हारे पास एक कार हो, तब मुझसे बात करना। तब मैं शायद तुम्हारे बारे में कुछ सोचूं और तुमसे बात करना पसंद करूं, समझे? वो व्यंग से हंस पड़ी। उसी वक्त लंबी सी एक खूबसूरत कार फुटपाथ के पास आकर रुकी। कार बेहद तेज़ रफ्तार से वहां तक पहुंची थी और जब रुकी थी तो उसके टायर जोर से चरमराए थे। लीना बड़े नाजो अंदाज से कार की तरफ बढ़ी थी। देवा जब उसकी तरफ लपकने लगा तो उसकी नज़र कार की ड्राइविंग सीट पर बैठे आदमी पर पड़ी थी। वो गैंगस्टर विनायक शेट्टी था। उसे देखकर देवा ठिठक गया था। विनायक शेट्टी एक भारी भरकम और कुख्यात चेहरे वाला आदमी था। उसका चेहरा देख कर ही उसके मिजाज और हैसियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। उसकी आंखें छोटी थी, लेकिन सुर्ख सुर्ख और सूजी सूजी सी नज़र आती थी। उन आंखों में कमीनगी और क्रूरता की झलक स्पष्ट नज़र आती थी। उसके होंठ मोटे मोटे थे और चेहरा खुरदरा था। लेकिन विनायक शेट्टी का सूट बढ़िया सिला हुआ था और टाई जिसमें बेशकीमती हीरा लगा था। उस पर पहली नज़र पड़ते ही महसूस होता था कि वो एक घटिया लेकिन निहायत खतरनाक आदमी है, जिसने बढ़िया कपड़े पहनकर अपनी असलियत ढांपने की कोशिश कर रखी है। इस लिबास में विनायक शेट्टी की सबसे अहम चीज़ छुपी रहती थी। वो उसकी कमर से लिपटी बेल्ट में लगे होलस्टर का रिवॉल्वर था। वक्त पर ज़रूरत पर रिवॉल्वर निकालने में विनायक शेट्टी को पलक झपकने जितनी भी देर नहीं लगानी थी। देवा को एहसास था कि अगर इस वक्त उसने लीना को रोकने की या ज़्यादा बातें करने की कोशिश की तो इसका मतलब उसकी मौत होगा। उसे यह भी मालूम था कि शेट्टी उसे यहाँ तो नहीं मार सकता, क्योंकि यहाँ अभी काफ़ी लोग आ जा रहे थे जो चश्मदीद गवाह साबित हो सकते थे। वो चाहे खुद सामने आने की जरूरत ना करे, लेकिन बात हो जाती। होना यह था कि कुछ दिन बाद देवा की लाश शहर के किसी दूर दराज वीरान इलाके में पाई जाती, जिसके बारे में पुलिस यकीनन इस नतीजे पर पहुंचती कि कोई अज्ञात कातिल उसे वहां फेंक कर फरार हो गया। लीना जब कार में बैठ रही थी तो विनायक शेट्टी की नज़रें देवा पर थी। वो संदेह से देवा को घूर रहा था। देवा कुछ बेचैन सा हो गया और उसने अपने जिस्म में एक हल्की सी सर्द लहर दौड़ती महसूस की, लेकिन उसने अपनी हालत जाहिर नहीं होने दी थी। वो दिखावे की लापरवाही से अपनी जगह पर खड़ा रहा। कार तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ गई थी। देवा कुछ देर वहीं खड़ा कार को नज़रों से ओझल होते देखता रहा था। फिर उसने अपनी कैप सिर पर जमा कर एक नई सिगरेट सुलगाई थी। विचारपूर्ण मुद्रा में छोटे छोटे कश लेता वो करीबी गेम रूम, सार्वजनिक छत के नीचे रखे जाने वाले खेलों की जगह की तरफ चल पड़ा था। देवा ज़्यादातर उसी गेम्स जाने वाली जगह पर ही पाया जाता था। वो उसका खास ठिकाना था। गेम हॉल में पहुंचकर वो लकड़ी की एक अलग थलग सी ऊंची कुर्सी पर बैठ गया था। वो सोच में डूबा हुआ था। काम शिक्षित होने सॉरी कम शिक्षित होने के बावजूद देवा का जहन तेजी से काम करता था। अपनी समस्याओं का विश्लेषण करने या उनका हल तलाश करने में उसके जहन के कल पुर्जे तेजी से चलने लगते थे। लेकिन इस वक्त जैसे उसका दिमाग सुस्त पड़ गया था। उस पर एक अजीब सा पराजय मात्र छाया हुआ था। यह नौजवानी के इश्क में पहली ठोकर लगने की पराजय थी। लीना दूसरों की नज़रों में कुछ भी रही हो, लेकिन देवा के लिए पहला इश्क थी। लड़कपन का इश्क हो, जिसकी शिद्दत खुद आशिक के लिए भी कभी कभी असहनीय और तनाव भरी साबित होती है। वैसे तो देवा के संबंध इलाके की कई लड़कियों से थे, लेकिन किसी से भी उसे वो अपनापन या खुशी न मिल सकती थी जिसकी उसे तलाश थी। लेकिन लीना की तो बात ही अलग थी। देवा को जैसे कोई आसमानी शक्ति बताती थी कि वो औरत उसकी आत्मा तक की प्यास बुझा सकती है। लीना का पुख्तापन देवा को बहुत ज़्यादा भाता था। अपनी हम उम्र लड़कियां उसे बहुत जल्द सियानी और छिछोरी लगने लगती थीं। उसे लगता था कि दिल, बदन और आत्मा की संतुष्टि के लिए सभी रास्ते लीना की तरफ जाते हैं। दरअसल देवा का जहन उसकी उम्र से बहुत आगे था। जिस इलाके में उसने परवरिश पाई थी वहाँ ज़्यादातर लड़कों के साथ यही होता था। जिंदगी की नंगी सच्चाइयाँ बहुत जल्द उनके सामने आ जाती थी। माहौल की असमानता और मुश्किलें उन्हें काफ़ी तजुर्बेकार बना देती थी। देवा के साथ तो ये मामला कुछ ज़्यादा ही हो गया था। 18 साल की उम्र में वो 25 साल का नजर आता था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में बला की गंभीरता और अजीब सा बोझिल में दिखाई देता था, जैसे वो दिल में कोई अनजाना सा सदमा छुपाए घूम रहा हो। देवा के हाथ पांव मजबूत और डील डॉल अच्छा था। आमतौर पर उसकी शेप बढ़ी हुई और होठों पर एक तलखी सी तलक सी मुस्कुराहट फैली रहती थी।
हकीकत ये थी कि जिन गली कूचों में वो ज़िंदगी गुजार रहा था, उनमें उसको हर दिन नए तजुर्बे हासिल होते थे। उसने वाकई अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा ज़िंदगी गुजार ली थी। 18 साल की उम्र में ही उसने जो कुछ देख लिया था, उसे देखना कई लोगों को ज़िंदगी भर मौका नहीं मिलता। यही वजह थी कि उसमें आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा हुआ था। देवा को अगर दुनिया के किसी भी देश के किसी भी शहर में खाली हाथ और खाली जेब भी छोड़ दिया जाता, तो वो भूखा नहीं रह सकता था। उसे चोरी करने की भी ज़रूरत ना पड़ती। चोरी करना उसे सख्त नापसंद था। देवा की नज़र में चोर उचक के उठाई गिरे नहायत मामूली लोग हुआ करते हैं। उसके ख्याल में चोरी चकारी का रास्ता वो लोग अपनाते हैं जिनमें दिमाग नाम की कोई चीज़ नहीं होती। खास तौर पर छोटी मोटी चोरियां करने वालों को वो बड़ी हिकारत की नज़र से देखा करता था। गेम हॉल में लकड़ी की ऊंची कुर्सी पर बैठा वो अपने ख्यालों में डूबा गोते खा रहा था कि उसके करीब ही एक नीची नीची और बैठी बैठी सी आवाज़ उभरी। हेलो। देवा ने सिर उठाकर देखा। वो चूहे जैसी शक्ल वाला एक लड़का था, मायूस खड़ा था। उसे देवा अच्छी तरह पहचानता था। उसने सलवटों भरे मैले कुचैले से कपड़े पहन रखे थे। सिर पर चार खाने वाले कपड़े की टोपी सी होती थी। क्या बात है? देवा ने रूखे स्वर में पूछा। हम कुछ लड़कों का 2-4 पेट्रोल पंपों को लूटने का प्रोग्राम है, तुम साथ चलना चाहोगे? लड़के ने उसी बैठी बैठी और खुरदरी सी आवाज़ में पूछा। नहीं, देवा ने जवाब दिया। लूट का माल सब लोगों में बराबर बांटा जाएगा। लड़के ने मुस्कुराते हुए जैसे सबसे आकर्षक पहलू की तरफ ध्यान दिलाया हो। उसके पपड़ी जमे होठों के पीछे से पीले पीले दांत झांकने लगे थे। मैं चोरी जैसी छोटी मोटी वारदातों में कोई दिलचस्पी नहीं लेता। 2-4 हज़ार रुपये के लिए जेल जाने का रिस्क नहीं ले सकता। देवा के लहजे में रुखाई कायम थी। मैं 2-4 हज़ार रुपये की बात नहीं कर रहा हूँ। लड़के ने उसकी दिलचस्पी जगाकर उसे राज़ी करने की कोशिश जारी रखी। अक्सर पेट्रोल पंप पर हर वक्त 50-60 हज़ार रुपये तो होते ही हैं। हम डाका डालने वाले सिर्फ 4 लड़के होंगे, इसलिए हर एक के हिस्से में अच्छी खासी रकम आ जाएगी। जब मैं एक बार इनकार कर चुका हूँ तो तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते? देवा ने लड़के को घूरा। क्या मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती? इससे पहले कि मैं भूसा मारकर तुम्हारी नाक चपटी कर दूँ, दफा हो जाए यहाँ से। देवा का लहजा किसी दरिंदे की गुर्राहट जैसा था। सूखा, सड़ा। लड़का फौरन ही वहाँ से खिसक लिया। वो कुछ बड़बड़ा रहा था। गेम हॉल में ज़्यादातर जिस किस्म के लड़कों का आना जाना था, उनके लिए देवा किसी पहेली से कम नहीं था। वो एक दूसरे से बिल्कुल बेतकल्लुफ़ थे और आने वाले लड़कों से भी जल्दी घुल मिल जाते थे। लेकिन देवा के ज़्यादा करीब जाने की और उससे बेतकल्लुफ़ होने की उनकी हिम्मत नहीं पड़ती थी। उन्हें लगता था कि वो अलग किस्म का ही प्राणी है। देवा को भी वो सब अपने आप से बिल्कुल अलग रखते थे और उसके दिल में भी उनसे घुलने मिलने की इच्छा पैदा नहीं होती थी। कोई मस्तिष्क विशेषज्ञ अगर जांच करता तो यही नतीजा निकलता कि दोनों पक्षों के दरमियान गहरी मानसिक खाई मौजूद थी। एक खास फ़र्क यही था, जंगल में आमतौर पर उन दरिंदों के गोल निकलता है, वो एक दरिंदा उनकी सरदारी कर रहा होता है। बाकी सब निष्ठा से उसका अनुमान करते हैं, उसके पीछे पीछे चलते हैं। देवा और दूसरे लड़कों में यही फ़र्क था। सरदारी या लीडरशिप शायद देवा की मंजिल थी। वो भीड़ में भीड़ का एक अंग बनकर शामिल होने के लिए तैयार नहीं था। इलाके के बेशुमार लड़के अक्सर रात के वक्त अपनी आपराधिक गतिविधियों में व्यस्त रहते थे, लेकिन वो सभी इतनी अक्लमंदी ज़रूर करते थे कि वो अपने मोहल्ले में या आसपास की गलियों में वारदातें नहीं किया करते थे। अपने मोहल्ले में वो अपनी बड़ी अच्छी साख बनाकर रखते थे। इसलिए अगर वो कभी आसपास कहीं वारदात करके करते पकड़े भी जाते थे, तो उनके इलाके का बुलडॉग जैसा नेता पैसा देकर खुद उन्हें छुड़ाने थाने पहुंच जाता था। वो गवाही देता था कि वो सभी बड़े शरीफ बच्चे हैं। ये शरीफ बच्चे अपने नेता का एहसान उतारना नहीं भूलते थे। जब कभी भी इलाके में कोई इलेक्शन होता था, तो ये सभी शरीफ बच्चे न सिर्फ खुद 20-20 फर्जी वोट डालते थे, बल्कि इलाके घरों में जाकर नीची आवाज़ मगर खतरनाक लहजे में बताते थे कि अगर उन्होंने उनके नेता को वोट नहीं दिया, तो कभी रात के वक्त किसी हादसे में उनकी टांग भी टूट सकती है। इसलिए शरीफ बाल बच्चेदार लोग उनकी हिदायत पर वोट दे आया करते थे। हालांकि उन्हें मालूम होता था कि वो जो वोट जिसे वोट दे रहे हैं वो एक नंबर का गुंडा और बदमाश है, लेकिन ये सिलसिला यूं ही चलता आ रहा था। मगर देवा कभी उन लड़कों की सरगर्मियों में शरीक नहीं हुआ था। कभी भी वो लूट के माल के लालच में नहीं आया था। वो तो इस किस्म के लड़कों की सरदारी करते हुए कोई बड़ा काम करना चाहता था। कभी कभी तो देवा गंभीरता से सोचने लगता था कि उसे सियासी लीडर बनने के लिए संघर्ष शुरू कर देना चाहिए। उसके पास बड़ा काम करने के मौके भी थे और बड़ी वारदातें करने के भी। उसके जहन में लीडरशिप, ताकत और दौलत की ज़बरदस्त तलब थी। इन चीज़ों के लिए वो अपने अंदर एक अजीब सी प्यास महसूस करता था, क्योंकि उसने अभी अपनी तलब पूरी करने के लिए कोई बाकायदा जद्दोजहद नहीं शुरू की थी। ना ही कोई ऐसी नौकरी करता था, ना अपने सफ़र की शुरुआत की थी, ना ही उसकी कमाई का कोई साधन नज़र आता था। इसके बावजूद वो हमेशा अपने जैसे लड़कों से बेहतर हुलिये में नज़र आता था। उसके कपड़े उनसे बेहतर होते थे और छोटी मोटी ज़रूरतें पूरी करने के लिए उसके पास पैसे भी होते थे।
वो ना तो किसी के सामने हाथ फैलाता था, ना किसी से उधार मांगता था। उसके हम उम्र लड़कों के लिए मामला बड़ा रहस्यमय था, लेकिन वो इस पहेली का हल नहीं कर पाते थे। देवा खुद अपने मामलों में किसी के सामने जुबान नहीं खोलता था। अचानक गेम्स हॉल के दरवाजे पर कुछ गड़बड़ी हुई थी। फिर लंबे लंबे कुछ लोग अंदर आ गए थे। उन्हें देखकर वहां मौजूद कई लड़कों ने पिछले दरवाजे में से खिसक जाने के लिए उधर का रुख किया था। लेकिन जब उन्होंने पिछला दरवाज़ा खोला था तो उस तरफ भी बाहर उन्होंने इसी तरह के कुछ लोगों को खड़े पाया था। दरवाज़ा खुलते ही वो अंदर आ गए थे। ये दरअसल क्राइम ब्रांच के सादा लिबास वाले पुलिस ही थे और सावधानी के तौर पर गेम्स हॉल का जायजा लेने आए थे। कभी कभार वो इस तरह अचानक वहाँ आ धमकते थे। कभी किसी वारदात में संदेह के तौर पर उन्हें किसी लड़की की तलाश होती थी, और कभी वो ये देखने आ जाते थे कि वहाँ किसी फसाद या वारदात की तैयारी तो नहीं हो रही थी। देवा चूंकि संतुष्ट था कि क्राइम ब्रांच को किसी भी सिलसिले में उसकी तलाश नहीं हो सकती, इसलिए वह सुकून से अपनी जगह बैठा रहा था। उसके होंठों पर गुप्त सी मुस्कुराहट थी। जासूस इधर उधर लड़कों का जायजा लेते फिर रहे थे। कई लड़कों से सवाल भी पूछे जा रहे थे और कईयों की जेबें थपथपा कर देखा जा रहा था कि उन्होंने कोई हथियार तो नहीं छुपा रखा। कईयों को उन्होंने थप्पड़ भी रसीद कर दिए थे। गेम हॉल के वातावरण में पहले तो सिर्फ सिगरेट का धुआं भरा पड़ा था। अब वहाँ खौफ और तनाव भी फैल गए थे। ऐसे में देवा की निर्लिप्तता दर्शनीय थी। वो होठों पर गुप्त सी मुस्कुराहट लिए उधर खुली आंखों से ये सारी कार्रवाई देख रहा था, जैसे जो कुछ हो रहा था वो उसके लिए का खड़े हो। फिर एक जासूस देवा की तरफ भी बढ़ा था, मगर उसका साथी बोल पड़ा, ये लड़का सही है, ये शंकर चौहान का भाई है। देवा ने कहने वाले जासूस को पहचान लिया था। वो डिटेक्टिव सावंत था और करीबी पुलिस स्टेशन में तैनात था। वो देवा के बड़े भाई शंकर का हवाला दे रहा था, जो खुद भी एक पुलिस ऑफिसर था। देवा की तरफ बढ़ने वाला डिटेक्टिव सर्द लहजे में बोला, अगर ये शंकर चौहान का भाई भी है तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। एक रूखे चेहरे वाली भारी भरकम आदमी था, जिसके लहजे से बेलिहाजी और सख्ती टपकती थी। देवा ने अंदाज़ा लगाया कि वो पुलिस हेडक्वार्टर से था। उसके साथ चलने वाले सावन ने नमी से कहा, हाँ, फ़र्क तो कोई नहीं पड़ता, लेकिन इस बात से पड़ता है कि हमने कभी इसके किसी गड़बड़ में शामिल होने की खबर नहीं सुनी। इस इलाके में या किसी और इलाके में होने वाली किसी भी वारदात में कभी इसका नाम नहीं सुनने में आया। ये सबसे अलग थलग रहता है और अपने काम से काम रखता है। मेरे बारे में अच्छी राय रखने का शुक्रिया, देवा ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे तुम्हारे इस तरह सच बोलने से इतनी खुशी हो रही है कि मेरा जी चाहता है कि मैं तुम्हारे और तुम्हारे साथी लड़कों के लिए बढ़िया सिगरेट खरीद कर पेश करूं। उसने पुलिस वालों के लिए इस तरह लड़कों शब्द का इस्तेमाल किया था जैसे वो खुद कोई बुजुर्ग आदमी हो, जबकि हकीकत बिल्कुल इसके विपरीत थी। वो खुद लड़का था, क्राइम ब्रांच वालों में ज़्यादातर अधेड़ उम्र के थे। उस पर वो सब हंस दिए थे और उनके चेहरों पर फैला हुआ तनाव छट गया था। माहौल एकदम हल्का फुल्का हो गया था। देवा कुछ ऐसे अंदाज में अपनी जगह से उठा जैसे कोई जज किसी अहम मुकदमे का फैसला सुनाकर अपनी बेंच समेत उठ रहा हो और अदालत बर्खास्त कर रहा हो। गेम हॉल के दरवाजे के पास एक छोटी सी दुकान थी जहाँ पर ज़रूरत की बहुत सी चीज़ें मिल जाती थी। देवा ने वहाँ से बढ़िया किस्म की सिगरेटें खरीद कर सबको एक एक सिगरेट पेश की थी, जो उन्होंने खुशी खुशी कबूल कर ली थी। उसके बाद वो देवा को गुड नाइट कहकर रुखसत हो गए थे। देवा को बहुत पहले पुलिस वालों की नज़रों में अपनी साख अच्छी रखने के लिए फ़ायदे मालूम हो चुके थे। इसके अलावा उसे यह भी अंदाज़ा हो चुका था कि उन लोगों की सेवा में छोटी मोटी चीज़ें पेश करने का असर भी जादू की तरह होता है। सिगरेट जैसी मामूली चीज़ भी किसी पुलिस का मूड ठीक कर सकती थी। इस तरह उन पर एहसान का हल्का सा बोझ डाला जा सकता था। देवा खुद किसी का एहसान नहीं लेता था। अगर कोई ज़बरदस्ती उस पर एहसान कर भी देता था तो वो उससे भी बड़ा एहसान करने की कोशिश करता था। इस कम उम्र में भी उसको इन बातों की समझ थी। वो काफ़ी हद तक किसी शातिर सियासतदान की तरह सोचता था। क्राइम ब्रांच वाले जा चुके तो अचानक देवा को एहसास हुआ था कि गेम हॉल के घुटन भरे वातावरण में फैले धुएं ने उसके सिर में दर्द पैदा कर दिया है। उसने फैसला किया कि अब उसे घर चले जाना चाहिए। वो गेम हॉल से बाहर आया तो उसने देखा कि चारों तरफ वीरानी फैल चुकी थी। कहीं कहीं सिर्फ गेम हॉल जैसी जगहों पर जिंदगी का एहसास हो रहा था, वरना ज़्यादातर जगहों पर सन्नाटा और अंधेरा पसरा पड़ा था। स्ट्रीट लाइटें एक दूसरे से काफ़ी फासले पर थी। उनकी रोशनी भी ना होने के बराबर ही थी। उस रात बारिश नहीं हुई थी, मगर चारों तरफ एक नमी बसी हुई थी। इस इलाके की गलियां तंग और इमारतें पुरानी तथा जर्जर थीं, और उनकी निचली मंजिल की खिड़कियां तख्ते लगाकर बंद कर दी गई थीं। इमारतों के वजूद पर ये खिड़कियां अंधे की आंखों की तरह नजर आती थीं। एक गली ऐसी थी जिसमें फल, सब्जियां और ज़िंदगी की ज़रूरतों की अन्य चीज़ें ठेलों पर बेची जाती थीं। इस वक्त वहाँ प्लास्टिक के खाली क्रेट, रद्दी कागज़, फलों और सब्जियों के छिलकों के साथ साथ न जाने क्या क्या गंदगी फैली पड़ी थी। वहाँ बदबू उठ रही थी।
कभी कभार कोई गाड़ी मुश्किल से गुजरती दिखाई दे जाती थी। इन गलियों का माहौल बड़ा अजीब था। उजाले के बावजूद वहाँ खतरे का एहसास होता था। अगर कोई अजनबी इन गलियों से गुजरता था तो वो बार बार खौफ से पलट पलट कर इधर उधर देखता चलता था और ज़रा सी हाथ पर उछल पड़ता था। हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे अंधेरे में कोई घात लगाए बैठा हो और जर्जर दीवारों में से छुपी आंखें हर आने जाने वाले का जायज़ा ले रही हों। और ये सब भ्रम नहीं था, सचमुच ऐसा होता भी रहता था। ज़्यादातर ऐसे ही इलाकों से मुजरिमों के गिरोह उभरते थे, फैलते थे, संगठित होते थे, ताकत बटोरते थे और फिर अपनी हुकूमत कायम कर लेते थे। यही इलाके उनकी शिकारगाहें भी होती थी। देवा वाला इलाका भी ऐसा ही था। उसने यहीं आँख खोली थी, यहीं परवरिश पाई थी और यहीं पर उसका नौजवानी का नाजुक दौर गुजर रहा था। यह माहौल क्या था, जैसे एक सांचा था जिसमें धीरे धीरे देवा की शख्सियत ढल रही थी और उसे इसका एहसास भी नहीं था। देवा निसंदेह तेज और तर्रार था, मगर परवरिश की इन पेचीदगियों को समझने में असमर्थ था। व्यवस्था की बारीकियों को समझने में अक्षम था। उसे नहीं मालूम था कि आसपास के माहौल में जिंदगी उसके लिए कौन सी राहें निश्चित कर रही थी। तकदीर उसे धीरे धीरे महसूस न होने देने वाले ढंग से किस तरफ ले जा रही थी। वो उस ग्रॉसरी स्टोर के सामने से गुजरा जो उसके बाप की प्रॉपर्टी थी। उसकी ऊपरी मंजिल पर वो रहते थे। देवा इमारत के सामने से गुजर कर पिछली तरफ पहुंचा। स्टोर बहुत देर पहले बंद हो चुका था। सीढ़ियों का दरवाज़ा बंद था, उसमें ताला लगा हुआ था। अपनी चाबी से देवा ने ताला खोला और गंदी असमतल सीढ़ियाँ चढ़कर वह ऊपर पहुंचा था। उस कमरे में रोशनी थी जो सबसे ज़्यादा काम आता था। खाना भी वहीं खाया जाता था। वो एक तरह का लाउंज कहा जा सकता था। देवा ने देखा उसका बड़ा भाई शंकर चौहान वहाँ मौजूद था। वो एक पुरानी और मरम्मत की गई कुर्सी पर बैठा अखबार देख रहा था। पुलिस की वर्दी अभी उसके जिस्म पर नहीं थी, सॉरी जिस्म पर ही थी। उसने भारी जूते समेत एक तिपाई पर टिका रखे थे। उसका रिवॉल्वर, होलेस्टर और गोलियों की बेल्ट दूसरी पुरानी कुर्सी की बैग पर पड़े हुए थे। उन पर उसकी पुलिस वर्दी पड़ी हुई थी। देवा कमरे में आया था तो शंकर ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा था। शंकर एक गठे हुए जिस्म वाला नौजवान था। उसकी उम्र 25 के करीब थी। उसके मजबूत जबड़ों और जलते जलते होठों से एक अजीब सी खुदगर्जी और क्रूरता का एहसास होता था। कभी कभी शंकर चौहान की आंखों में अजीब सी चमक उतर जाती थी। न जाने कि देवा को लगता था कि एक पुलिसिया के तौर पर उसके भाई का भविष्य बहुत उज्जवल था, लेकिन उसने ये बात कभी किसी से कही नहीं थी। वैसे देवा के ख्याल में पुलिस वालों और मुजरिम गिरोह वालों में सिर्फ इतना ही फ़र्क था कि पुलिस वाले वर्दी में होते थे और उनके सीनों पर एक नेम प्लेट लगी होती थी। आमतौर पर दोनों एक ही जैसे इलाकों में जन्म लेते थे, एक जैसी शिक्षण संस्थाओं से शिक्षा प्राप्त करते थे। उनकी आदतें और समस्याएं भी मिलती जुलती होती थी। लेकिन फिर ना जाने ज़िंदगी में किस मोड़ पर उनकी राहें जुदा हो जाती थी। एक पुलिस वाला बन जाता था और दूसरा किसी जराइम पेशा गैंग में जा मिलता था। अगर मुजरिम के पास पुलिस को देने के लिए रोकड़ा होता था तो दोनों की बनी रहती थी। इतनी देर से घर आ रहे हो देवा, कहाँ थे अब तक? सब इंस्पेक्टर शंकर चौहान ने तेज लहजे में पूछा। तो मैं इससे मतलब? देवा ने भी आक्रामक लहजा अपनाया। फिर उसे अचानक याद आ गया कि उसको तो अपने बड़े भाई से एक काम लेना था। वो फौरन नरम पड़ते हुए बोला था, मेरे सिर में सख्त दर्द हो रहा है, इसलिए मैं ज़रा चिड़चिड़ा हो रहा हूँ, तुम ख्याल ना करना। मेरे ख्याल में तो तुम इस वक्त गेम्स हॉल से आ रहे हो, शंकर बोला। शाम के वक्त इंसान को तफरीह के लिए कहीं जाने की ज़रूरत महसूस होती है। देवा ने जैसे बड़े भाई को समझाने की कोशिश की। इस इलाके में तफरीह की दूसरी जगह तो क्लब ही है, जहाँ घटिया औरतों की भीड़ लगी रहती है। ओहो, तो साहब को अब घटिया और बढ़िया औरतों के बीच का फ़र्क भी पता चल गया है। और तुम्हारे इतने नखरे भी हो गए कि तुम घटिया औरतों के पास जाना भी पसंद नहीं करते। शंकर के लहजे में व्यंग था। हाँ, मैं हर मामले में स्टैंडर्ड का कायल हूँ, किशोर देवा ने जवाब दिया। उसके चेहरे पर बुजुर्गों जैसा रौब था। खैर, ये तो तुम्हारी समझदारी है। शंकर के चेहरे पर गुप्त सी मुस्कुराहट थी। इंसान को इतनी तेज़ी से कोई और चीज़ तबाह नहीं करती जितनी तेज़ी से एक घटिया औरत करती है। उसके चेहरे पर पैदा होने वाली नमी और मुस्कुराहट कुछ क्षण के लिए ही बरकरार रही रही थी। फिर वो पहले की तरह ही संजीदा नजर आने लगा था और चेहरे पर सख्ती भी तैराई थी। एक झटके से उसने पाँव तिपाई पर से उतार कर फर्श पर रखे और आगे की तरफ झुकते हुए छोटे भाई की आंखों में आंखें डालकर सख्त लहजे में बोला, और हाँ, मैंने सुना है कि तुम हैरी को कुछ पैकेट पहुंचाने का काम कर रहे हो। ये क्या किस्सा है देवा? हाँ, अगर मैं हैरी को पैकेट पहुंचा रहा हूँ तो क्या प्रॉब्लम है? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि उन पैकेटों में ड्रग्स होती है? शंकर गुर्राया। नहीं, मुझे तो मालूम नहीं था। देवा ने सादगी और मासूमियत से जवाब दिया, लेकिन अब तुमने बता दिया तो मैं अपने पैसे बढ़ा लूँगा। कमीने, हैरी ने मुझे बताया ही नहीं, ये तो खतरनाक काम है। मैं इसे मामूली काम समझकर मामूली से पैसों पर ही कर रहा था। मैं तुम्हें इसलिए यह बात नहीं बता रहा हूँ कि तुम मुआवजे में इजाफा कर दो,
शंकर कड़क कर बोला। मैं ये कहना चाहता था कि तुम मेरे भाई हो, ऐसे चक्करों में ना पड़ो। मैं समझ गया, देवा ने सोचते हुए सिर हिलाया। तुमसे किसी पुलिस वाले ने इस सिलसिले में शिकायत की होगी। वो खुद ये काम करना चाहता होगा। तो मुझसे कह दो वो ये काम पकड़ ले, मुझे कोई एतराज़ नहीं। मैं कोई और काम तलाश कर लूँगा, मेरे लिए कामों की कोई कमी नहीं है। हाँ, ये तो मुझे मालूम है कि तुम्हारे पास इस किस्म के कामों की कोई कमी नहीं है, शंकर शुष्क लहजे में बोला। मैंने ये भी सुना है कि तुम माइकल के जुए खाने में गार्ड का भी काम करते हो। हाँ, और मैं क्यों ना करूँ। 4 पैसे कमाने के ये काफ़ी हद तक शरीफ तरीके हैं। क्या तुम चाहते हो कि मैं इलाके के और बहुत से लड़कों की तरह पेट्रोल पंपों या दुकानों को लूटा करूं? हरगिज़ नहीं, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहूँगा, शंकर ने गहन गंभीर स्वर में कहा। मैं तुम्हें खबरदार कर रहा हूँ देवा, कभी किसी संगीन मामले में पुलिस के हत्थे न चढ़ जाना। इससे पुलिस हेडक्वार्टर में मेरी साख तबाह हो जाएगी। मैं अपने अफसरों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगा। मेरी तरफ से तुम बेफिक्र रहो। देवा के लहजे में हल्की सी तलखी थी। मैं ऐसी कोई बात नहीं करूँगा जिससे तुम्हारी इज्जत या साख पर बट्टा लगे। तुम्हारी नाक कटवाने के लिए तो तुम्हारी अपनी हरकतें ही काफ़ी हैं। अगर तुम्हारी हरकतें किसी की नज़र में आ गई तो तुम्हारे लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। तुम्हें खुद बहुत होशियार रहने की ज़रूरत है। क्या मतलब है तुम्हारा? शंकर तेजी से बोला। कुछ भी नहीं, देवा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। देवा ने महसूस कर लिया था कि शंकर की आंखों और लहजे में हल्का खौफ झलक आया था। देवा दिल ही दिल में उसकी इस कैफियत से आनंद उठाते हुए बोला, ये एक दोस्त की तरफ से इशारा है। एक ऐसे दोस्त की तरफ से जिसके बारे में तुम समझते हो कि वो कुछ नहीं जानता, मगर वो सब कुछ जानता है। कौन है वो दोस्त? शंकर की आवाज़ अचानक कुछ बैठ गई थी। मैं, देवा ने जवाब दिया और सिगरेट फर्श पर फेंक कर जूते से मसल दी। एक दो पल बाद देवा मुस्कुराते हुए बोला, एक बात बताओ शंकर, क्या कल रात के लिए तुम अपनी कार मुझे उधार दे सकते हो? नहीं, कल रात मुझे खुद कार की ज़रूरत है। कल मेरी छुट्टी है। तुम्हें मालूम है कि जब मुझे ड्यूटी पर न जाना हो तब मुझे निजी कार की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, शंकर ने जवाब दिया था। चलो परसों रात दे देना, देवा ने कहा। मैं तुम्हें अपनी कार दे ही नहीं सकता। तुम अभी कम उम्र हो और कम उम्र लड़कों को कार उधार देना मुसीबत मोल लेना है, शंकर ने नम्र लहजे में कहा। अच्छा ठीक है, देवा ने सिर हिलाया। मैं 18 साल का हूँ। जल्दी मैं अपनी खुद की कार खरीद लूँगा, और इतनी ही आसानी से खरीद लूँगा जितनी आसानी से तुमने खरीदी है। उसका सर चुभता हुआ और अर्थपूर्ण था। उसने जवाब का इंतज़ार नहीं किया था और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। दरवाज़ा उसने बहुत ज़ोरदार आवाज़ के साथ बंद किया था। उसे मालूम था कि उसके भाई की तनख्वाह मात्र कुछ हज़ार रुपये महीना थी और उसके पास दो कारें थीं। उसकी कीमत कम से कम 3-4 लाख रुपए थी। देवा मूर्ख नहीं था। वो एक तेज़ तर्रार बल्कि शातिर लड़का था। वो आसानी से समझ सकता था कि शंकर ने कार कैसे हासिल की है। बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी कि देवा को मालूम था। उसने अपनी आंखों से देखा था कि ज़्यादातर पुलिस वालों के पास बड़ी बड़ी कारें मौजूद थीं, और इलाके का डीसीपी भी कई बिल्डिंगों का मालिक था। कमिश्नर का उसे मालूम नहीं था। देवा इन बातों से बेखबर नहीं था। वो अपनी आंखें और कान खुले रखता था। आसपास के माहौल पर उसकी नज़र रहती थी। मकान में इस वक्त शांति फैल चुकी थी। देवा उस शांति में आनंद लेते हुए नींद की आगोश में जाने की कोशिश कर रहा था। इस घर में उसे इसी वक्त सुकून के कुछ घंटे नसीब होते थे, वरना बाकी तमाम वक्त घर में ऐसा शोर मचा रहता था कि अगर कभी देवा को घर में रहना पड़ता था तो उसे महसूस होता था कि वो पागल होता जा रहा है। जितना शोर शराबा घर के अंदर रहता था उससे ज़्यादा बाहर से सुनाई देता था। बाहर का माहौल भी मानसिक संतुलन बिगाड़ देने वाला ही था। आसपास की दुकानों में खटखट और फटफट की आवाज़ों की चीख पुकार, गाड़ियों का शोर, ये सब कुछ किसी इंसान को बाल लोचने पर मजबूर कर सकता था। एक बार देवा ने सोचा था कि क्या उसके घर का माहौल ही ऐसा था या आसपास के घरों में भी ऐसा ही महसूस होता था। उसे आसपास के भी घरों में जाने का मौका मिला था। उसने वैसा ही महसूस किया था जैसा उसे अपने घर में महसूस होता था। कमरे में बड़ा सा बेड मौजूद था। उस पर दोनों भाई सोते थे। देवा ने उस पर एक तरफ दुबक कर जल्दी से आंखें बंद कर ली। उसकी कोशिश थी कि शंकर के अंदर आने से पहले वो सचमुच सो जाए, ताकि उससे और बात करने की नौबत ना आए। लेकिन बिस्तर पर लेटते एक बार फिर लीना की सूरत उसकी कल्पना में घूम गई थी, जो उसे सोने नहीं दे रही थी। लीना का ख्याल आते ही देवा के जहन में अजीब सी सनसनी दौड़ गई थी, जो जहन से बदन में उतरी थी। उसके वजूद में बेचैनी पैदा हो गई थी। ऐसी हालत लीना का ख्याल आती ही हो जाती थी और देवा सोचता था कि जब उसे लीना की संगत प्राप्त होगी तो उसका क्या हाल होगा। ये निश्चय तो उसने बहरहाल कर ही लिया था कि वो लीना को हासिल करके ही रहेगा। वो इस हकीकत को एक पल के लिए कबूल करने को तैयार नहीं था कि अभी उस औरत पर किसी दूसरे का अधिकार है। वो उस शख्स की ही थी। शायद वो उसकी दोस्त थी, लेकिन देवा किसी से डरने को तैयार नहीं था। देवा इस कम उम्र में ही इस नतीजे पर पहुंच गया था कि पूरी ज़िंदगी एक निरंतर चलने वाली जंग ही थी। जो लोग जंग से घबराते थे उनके लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है।
उसे यह भी मालूम था कि जंग जीतने वालों को ही सफलता मिलती थी। वो विनायक शेट्टी की आंखों में आंखें डालकर खड़ा होने या उससे जंग करने के लिए भी तैयार था। लीना के लिए वो कुछ भी कर सकता था, लेकिन उससे पहले देवा उसी तरीके पर अमल करना चाहता था जो लीना ने बताया था। लीना ने कहा था कि अगर उसके पास अच्छी सी कार हो, उसकी जेब में काफ़ी रकम हो, तो वो उसके साथ शाम गुजारने के बारे में सोचेगी। देवा ने फैसला कर लिया था कि आने वाली रात को वो जेब में नोट लेकर और अच्छी सी कार में बैठकर क्लब की पिछली गली में लीना का इंतजार कर रहा होगा। अगली रात शो खत्म होने से पहले ही देवा क्लब के पीछे वाली अंधेरी गली में दाखिल हुआ। उसकी चाल में हल्की सी लड़खड़ाहट थी। यहाँ पहुँचने से पहले वो एक के बाद एक 3 शराब खानों में वक्त गुजार कर आया था। ऐसा उसने इससे पहले कभी नहीं किया था, लेकिन उस दिन उसको न जाने क्या हो गया था। शराब के नशे के अलावा भी कोई बेनाम सा नशा उसके जहन पर सवार था। इस वक्त वो खुद को हर काम करने और हर चीज़ का सामना करने के काबिल महसूस कर रहा था। उसका आत्मविश्वास हद से ज़्यादा बढ़ा हुआ था, जैसे वह हिमालय की चोटी पर चढ़ सकता है, चांद पर फंडा डाल सकता है, यहाँ तक कि दुनिया को फतह कर सकता है। गली के कोने पर सड़क के किनारे वे एक अच्छी और महंगी कार खड़ी करके आया था। इस किस्म की कारें आमतौर पर पौश बस्तियों में करोड़पति लोगों के घरों के सामने खड़ी दिखाई देती हैं। देवा ने वो कार एक रात के लिए किराए पर हासिल की थी। उसके जानने वालों ने तो उसके इस कदम को खुलेआम बेवकूफ़ी कहा था। उनका ख्याल था कि इससे बेहतर तरीका तो यह था कि कार चोरी कर ली जाती। कोई जुर्म करने और उसके बाद फरार होने के लिए उनके ख्याल में चोरी की कार ही बेहतर रहती थी। ज़्यादातर मुजरिम अपनी मुजरमाना ज़िंदगी की शुरुआती कारें चुराने से करते थे। उन्हें यह काम सबसे आसान लगता था, लेकिन देवा आम हालात में भी कारें चुराने के हक में नहीं था। आज की रात तो वह ऐसा घटिया ख्याल भी दिल में नहीं ला सकता था। वो कल्पना भी नहीं कर सकता था कि अपने जाने फना गुले गुलजार को वो कार में बिठाकर ले जा रहा और रास्ते में चोरी की कार की वजह से उसे रोक लिया जाता। देवा को यकीन था कि आज रात वो लीना को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर ले जाएगा। ये दूसरी बात थी कि लीना को अब तक उसके इरादों की कोई खबर नहीं थी, लेकिन देवा के ख्याल में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसने तय कर लिया था कि बहरहाल आज लीना को उसके पास जाना ही था। देवा की पतलून की एक जेब में नोट भरे होने की वजह से फूली हुई थी। वो कुल 10,000 रुपये थे। ये देवा की कुल जमा पूंजी थी। ये रकम इतनी ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन इसी से ज़्यादा प्रभाव देने की तरकीब भी देवा ने कर ली थी। उसने नोटों में सबसे ऊपर 1,000 रुपये का एक नोट लिपटा लिया था। उसके नीचे 100 और 500 वाले नोट थे। अंदरूनी साइड में 50 रुपये के भी नोट रखे थे। उसने उनके अंदर 20 और 10 रुपये के नोट रखे थे। यूँ तो रकम एक छोटे मगर मोटे गोल रोल के रूप में थी और बहुत ज़्यादा माल होने का प्रभाव छोड़ रही थी। देवा अपनी इस तरकीब पर बहुत खुश था और अपने आप को शाबाशी दे रहा था। उसका अंदाज़ा था कि वो 10,000 रुपये कम से कम 50,000 रुपये का प्रभाव छोड़ सकते थे लीना पर। अपने ख्याल में देवा ने लीना की दोनों शर्तें पूरी कर दी थी। देवा ने लीना की फरमाइशों के अलावा भी एक चीज़ का बंदोबस्त कर लिया था। वो एक रिवॉल्वर था जो उसके कोट की जेब में मौजूद था। ये उसने उसी दिन दोपहर को चोर बाजार से खरीदा था। इससे पहले भी देवा ने रिवॉल्वर इस्तेमाल किया था और उसे थोड़ी बहुत निशानेबाजी की भी प्रैक्टिस थी, लेकिन उसने कभी कोई गन बाकायदा अपने पास नहीं रखी थी। आज वो पहली बार जेब में गन लेकर घूम रहा था, तो उसे एक अजीब सी ताकत का एहसास हो रहा था। ये उसके लिए एक नया तजुर्बा था, जिससे उसे एक अनोखी सनसनी का एहसास हो रहा था। जेब में गन की मौजूदगी ने जैसे उसे सारी दुनिया की सतह पर लाकर खड़ा कर दिया था। अब तो जैसे वह विनायक शेट्टी की भी बराबरी कर सकता था। गन हासिल करने के बाद वो एक अजीब किस्म की निडरता महसूस कर रहा था, लेकिन दिल ही दिल में उसने कई बार इस पहलू पर भी गौर किया था कि अगर गन की मौजूदगी में उसका सामना विनायक शेट्टी से हो गया और मामला ज़िंदगी और मौत का आन पड़ा, तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी, क्या करेगा वो। मुकर्रर वक्त पर लीना क्लब के पिछले दरवाजे से बरामद हुई। वो जैसे हवा में हिलकोरे लेती चली आ रही थी। उसका सलमा सितारा लगा लिबास और जेवर अंधेरे में भी झिलमिला रहे थे। उसके आगमन के साथ ही उस परफ्यूम की खुशबू हवा में फैल गई जिसे वो इस्तेमाल करती थी। हे भगवान! देवा पर निगाह पड़ते ही वो बोली। उसकी आंखें हैरत और आश्चर्य से फैल गई थी। तुम फिर आ गए बच्चू लड़के, मुझे यकीन नहीं आ रहा। भाई तुम तो बहुत ही ढीठ बच्चे हो। इसमें ढिठाई की क्या बात है? देवा ने पल के झपकाए बगैर उसकी आंखों में देखते हुए संजीदगी से कहा। तुमने ही तो कहा था कि अगर मेरे पास माल और अच्छी सी कार हो तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आ सकता हूँ। मैंने तुम्हारी फरमाइश पूरी कर दी है। मेरी जेब में मोटा नोट है। उसने अपनी फूली फूली जेब पर हाथ मारा, फिर गली के नुक्कड़ की तरफ इशारा किया। और मेरी बहुत बढ़िया किस्म की कार उधर खड़ी है। क्या वाकई? वो व्यंग से मुस्कुराई। भाई तुमने तो अपने तमाम हम उम्र लड़कों को पीछे छोड़ दिया। अब तो तुम्हें कुछ अहमियत देनी ही पड़ेगी। इसके एवज में इतना ही काफ़ी है कि मैं मुस्कुराकर तुमसे बात कर रही हूँ। फिर उसने देवा को बच्चों की तरह पुचकारा और बोली, तुम जाओ बच्चे, कल फिर आ जाना। कल फिर मैं तुमसे हंस हंस कर बात करूँगी।
देवा ने अचानक आगे बढ़कर लीना का बाजू पकड़ लिया। उसके चेहरे के भाव एकदम बदल गए। नमी की जगह सख्ती आ गई। आंखें पत्थर की तरह सख्त और सर्द हो गई। वो बदले हुए कठोर लहजे में गुर्रा कर बोला, मेरा मजाक उड़ाने, मेरी बातों को मजाक में उड़ाने की कोशिश ना करना। तुम आज मेरे साथ चल रही हो। आज की शाम हम साथ गुजारेंगे, तुमने सुन लिया। उसके होंठों पर अब मुस्कुराहट का नामो निशान नहीं था, बल्कि होंठ अजीब से अंदाज में बिछ कर रह गए थे। आधे खुले होठों के पीछे से झांकते दांतों की वजह से उसका आकर्षक चेहरा अचानक खौफनाक लगने लगा था। एक क्षण में ही जैसे उसकी शख्सियत बदल कर रह गई थी। क्या वाकई? लीना बदस्तूर मुस्कुरा रही थी, मगर अब उसकी मुस्कुराहट में वो पहले वाली चमक नहीं थी, वो फीकी पड़ गई थी। हाँ वाकई, देवा ने पल के झपकाए बगैर कहा। तुम तो बहुत गंभीर लगते हो इस मामले में। लीना ने सूखते होठों पर जुबान फेरी। हाँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम भी गंभीर हो जाओ इस मामले में। मैं इस बेहुदा गली में खड़ा होकर और वक्त ज़ाया नहीं कर सकता। तुम सोच समझ कर जवाब दो कि तुम्हें मेरे साथ चलना है या नहीं चलना। उसने लीना की आंखों में झाँका तो न जाने क्यों लीना झुरझुरी लेकर रह गई। फिर कुछ क्षण बाद वह धीमे लहजे में बोली, आज रात शिट्टी मुझे लेने नहीं आ रहा, इसलिए मेरा ख्याल है कि मैं तुम्हारे साथ जाने का खतरा मोल ले सकती हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि कोई हमें साथ साथ जाते ना देखे, ताकि विनायक शेट्टी तक बात ना पहुँच सके। वो दोनों बिल्कुल धीमी आवाज़ में बात कर रहे थे। गली में जो दूसरे लोग मौजूद थे वो उनसे दूर थे। लीना ने एक बार फिर झुरझुरी सी ली और पहले से भी ज़्यादा धीमे स्वर में बोली, लड़के, विनायक शेट्टी बहुत खतरनाक आदमी है। मैं नहीं चाहती कि उसे पता चले। मैं तुम्हारे साथ गई थी। तुम अपनी गाड़ी में बैठकर गोखले स्ट्रीट की नुक्कड़ पर पहुंचो। वहाँ कार रोक कर अंदर ही बैठे रहना। मैं टैक्सी लेकर 5 मिनट में वहाँ पहुँच रही हूँ। टैक्सी से उतर कर मैं जल्दी से तुम्हारी गाड़ी में बैठ जाऊँगी, ठीक है? ठीक है, लेकिन एक बार फिर सोच लो, तुम मुझे टरकाने की कोशिश तो नहीं कर रही हो? देवा ने उसकी आंखों में झांका, जहाँ खौफ के साए लहरा रहे थे। हरगिज़ नहीं, मैं 5 मिनट में ज़रूर पहुँच जाऊँगी, लीना ने फ़ौरन कहा। इसी में तुम्हारी भलाई है। देवा के सर में शेर की सी गुर्राहट थी। अगर तुम ना पहुंची तो कल मैं क्लब में आकर स्टेज पर फायरिंग शुरू कर दूंगा। इसकी नौबत नहीं आएगी। लीना के लहजे में अब मिठास थी। देवा ने लीना का बाजू छोड़ दिया तो गली की नुक्कड़ पर आकर अपनी कार में बैठा था और आगे रवाना हो गया था। गोखले स्ट्रीट की नुक्कड़ पर पहुंचकर देवा ने गाड़ी रोक ली थी। वो गाड़ी में ही बैठा रहा था। वो उत्तेजित हो रहा था। उसके दिलो दिमाग में हलचलें पैदा हो रही थी। लीना अपने वादे के मुताबिक 5 मिनट बाद पहुंच गई थी। वो देवा की गाड़ी से कुछ आगे जाकर टैक्सी से उतरी थी और वापस आकर जल्दी से देवा की गाड़ी में घुसी थी और उसके बराबर बैठ गई थी। उसका बदन एक पल के लिए देवा से सटा था और देवा के पूरे बदन में एक बिजली सी दौड़ गई थी। फिर लीना ने अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराते हुए देवा की तरफ देखा तो देवा समझ गया कि वो उसकी जेब में गन की मौजूदगी को महसूस कर चुकी है। ये किस लिए लेकर आए हो? लीना ने उसकी जेब की तरफ इशारा किया। बस यूं ही, सावधानी के तौर पर, देवा ने लापरवाही से कहा। फिर जैसे उसे तसल्ली दी, बेफिक्र रहो, मैं इसे तब तक इस्तेमाल नहीं करूंगा जब तक कि बहुत मजबूरी ना आन पड़े। वो लीना को नाम मात्र के एक ऐसे रेस्तरा में ले गया जहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं रहती थी। वो ऊपर की मंजिल के एक छोटे से प्राइवेट डाइनिंग रूम में आ गए। वहाँ दरवाज़ा बंद करके आराम से खाना खाया जा सकता था। पहले उन्होंने सस्ती शैंपेन की 2 बोतलें खाली की, फिर नहायत उम्दा खाना खाया। खाना खत्म होने तक लीना काफ़ी तरंग में आ चुकी थी और एक खास कोण से फूंक मार मार कर अपने माथे पर झुकाई सुनहरे बालों की लट को हटा रही थी। इसके अलावा वो लगातार एक खास अंदाज में खुमार भरी हंसी भी हंसे जा रही थी। पहले वो आमने सामने की कुर्सियों पर बैठे हुए थे, लेकिन अब देवा सोफे जैसी उस कुर्सी पर से उठकर लीना के बराबर आ बैठा था। वो उसका हाथ थाम कर बोला, अब बताओ कैसा महसूस कर रही हो? बहुत अच्छा। वो एक बार फिर नशीले अंदाज में हंस पड़ी। सुबह 5 बजे के करीब देवा उसे छोड़ने उसके घर पहुंचा था। वो बहुत प्यार भरे अंदाज में देवा को गुड नाइट कहकर एक लंबी बोझिल सांस लेकर गाड़ी से उतरी। उसका अंदाज ऐसा था जैसे उसका अपने घर जाने को जी न चाह रहा हो। दरअसल उसका घर भी कोई घर नहीं था। वो सस्ते से एक होटल में रहती थी। जाने से पहले वो कार की खिड़की में झुकते हुए बोली, आह, मैं तो तुम्हें बच्चे ही समझ रही थी। तुम तो अच्छे खासे उस्ताद निकले। प्यार करने का आर्ट तुम्हें खूब आता है। अभी तुमने देखा ही क्या है। मुझसे दोस्ती रखोगी तो तुम पर नित नए राज खुलेंगे, देवता ने शाही अंदाज में कहा। अब देवा का रवैया लीना के साथ ऐसा था जैसे वो कोई टीनेजर ना तजुर्बेकार लड़की हो और वो खुद बड़ा तजुर्बेकार मर्द हो। आखिर लीना से विदा लेकर वो रवाना हुआ और घर आकर चुपके से ताला खोलकर वह दबे पाँव चलता हुआ बिस्तर में आकर दुबक गया। दोपहर तक वो सोता ही रहा था। फिर उसने उठकर अच्छी तरह शेव बनाई थी और गर्दन पर अच्छी तरह पाउडर वगैरह छिड़का था। तब कहीं जाकर उसके चेहरे से रात की थकान से जन्म लेने वाली वहशत दूर हुई थी। वैसे अंदर ही अंदर वो बहुत खुश था और ताज़ा दम था। उसका रोम रोम जैसे एक अनोखी विजय के एहसास से गुनगुना रहा था।
ये कोई मामूली बात नहीं थी कि उसने अपने उम्र में अपने से कहीं बड़ी और तजुर्बेकार औरत को बुरी तरह प्रभावित किया था। रुखसत होते वक्त वो देवा से बहुत खुश नज़र आ रही थी और उसने जैसे देवा की हुकूमत को कबूल कर लिया था। देवा ने खुद भी महसूस किया था कि हर मामले में उसे उस वक्त आत्मिक खुशी महसूस होती थी जब कोई उसकी हुकूमत मान लेता था। कभी कभी उसे खुद भी अपने आप पर हैरत होती थी। उसे दूसरों पर कंट्रोल करने की और उस पर हुकूमत करने की इच्छा इतनी प्रबल क्यों थी, जबकि वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए उसे भविष्य में ऐसी कोई सूरत नहीं नजर आती थी कि वो किसी पर भी हुक्म चला सकने के काबिल हो जाएगा। इसके बावजूद उसके दिल में यह इच्छा दिन प्रतिदिन बलवती होती जा रही थी। उसकी बहन ने उसके लिए खाना तैयार किया था। वो 16 साल की एक खूबसूरत लड़की थी। देवा ने खामोशी से खाना खाया था। उसका जहन न जाने किन किन ख्यालों में उलझा हुआ था। न जाने कितने काम थे जो उसको करने थे। खाना खाकर वो खट खट सीढ़ियाँ उतरता हुआ नीचे जा रहा था कि नीचे दुकान में मौजूद उसकी माँ ने उसे देख लिया था। मकान और सीढ़ियों की बनावट कुछ इस तरह की थी कि सीढ़ियों पर आने जाने वालों की झलक दुकान में मौजूद लोगों को दिखाई दे जाती थी। यहाँ आओ देवा, दुकान में, उसकी माँ ने सख्त आवाज़ में चिल्लाकर उसे दुकान में आने का हुक्म दिया था। देवा को क्षण ठटका था, फिर रूठी रूठी सी शक्ल बनाकर दुकान में दाखिल हो गया था। उसकी माँ करीब 50 साल की एक मोटी बेढंगी सी औरत थी। वो मोटी और भद्दी तो थी ही, लेकिन कपड़े भी बेतुके से पहनती थी। वो बड़ी सी एक तोरी जैसी नजर आती थी जिसके बीच में कसकर रस्सी लपेट दी गई हो। उसके चेहरे पर सलवटें पड़ चुकी थीं। वो अपने सफ़ेद और अर्ध काले बालों को जूड़ा बनाकर बांधे रखती थी। इन तमाम बातों के बावजूद उसका चेहरा बताता था कि किसी ज़माने में बहुत खूबसूरत रही होगी। अजीब बात यह थी कि उसकी तमतमाहट के बावजूद उसके चेहरे से एक अजीब सी सादगी और दयालुता का एहसास होता था। उसके चेहरे को गौर से देखने पर एहसास होता था कि ये औरत कुछ नियमों और सिद्धांतों के तहत ज़िंदगी गुजारने की आदी है। वो एक कानून पसंद शहरी थी और उसका पति भी ऐसा ही था। उनकी इच्छा थी कि वो अपने बच्चों को भी ऐसे ही बना सके। उसकी समझ में नहीं आता था कि ऐसा क्यों नहीं हो सका था। उन्होंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। रात को कहाँ थे तुम? सुबह को 5 बजे तुम घर में दाखिल हुए थे, उसकी माँ ने पूछा था। मेरी एक आदमी के साथ कारोबारी मीटिंग थी अम्मा, देवा ने जवाब दिया था। सुबह 5 बजे तक आकर तुम्हारी कौन सी कारोबारी मीटिंग चल रही थी? उसकी माँ कृष्णा चौहान की बात जारी रही। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम बहुत बड़े कारोबारी हो गए। पूरी दुनिया में तुम्हारा कारोबार फैला पड़ा हो। उसके लहजे में व्यंग था। फिर वो सांस लेने के लिए रुकी थी। उसके बाद कुछ नमी से बोली थी, भगवान के लिए तुम अच्छे आदमी बनने की कोशिश करो। शंकर की तरह रात को जल्दी घर आने की कोशिश किया करो। हमें किसी मुसीबत में ना फंसा देना। आप बेफिक्र रहिए माँ, मेरी वजह से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। देवा ने जान छुड़ाने के लिए कहा और जल्दी से बाहर निकल गया। बाहर आकर उसने भगवान का शुक्र मनाया था कि उसकी जान जल्दी छूट गई थी और उसकी माँ के लेक्चर ने तूल नहीं पकड़ा था। उसने जब से होश संभाला था इसी किस्म की नसीहतें सुनता आया था। उसके माँ बाप इसी तरह उसकी हरकतों और मामलों पर एतराज़ उठाते आए थे और अक्सर उसे इनके नतीजों की चेतावनी देते आए थे। देवा की समझ में नहीं आता था कि वो उसे अपने उसूलों और रास्तों पर क्यों चलाना चाहते थे। वो भी उनकी बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करता था। उसे अपने माँ बाप से प्यार तो बहुत था, लेकिन वो उनके विचारों से सहमत नहीं था। देवा का ख्याल था कि वो जिस शहर में आकर बस गए थे, अभी तक उसके माहौल में रच बस नहीं पाए थे। वो मन से अभी भी राजस्थान के गाँव के ही वासी थे। अभी तक वो मराठी भाषा भी ठीक से नहीं सीख सके थे। देवा के ख्याल में यह बहुत बड़ी खराबी थी। उन्हें मुंबई आए 30 बरस गुजर गुजर चुके थे, लेकिन वो अभी तक यहाँ के लिए अजनबी मालूम होते थे। मुंबई की बहुत सी बातों पर वो अब भी आंखें फाड़ कर रह जाते थे। देवा के ख्याल में अपने इन्हीं तौर तरीकों की वजह से वो ज़िंदगी की दौड़ में पिछड़े हुए थे। वरना मुंबई तो एक ज़बरदस्त शहर था। यहाँ मौक़ों की कमी नहीं थी। उसका बाप एक जगह नौकरी करता था और सख्त मेहनत करता था। उसकी माँ ये छोटा सा किराना स्टोर चलाती थी। इसके बावजूद उनकी गुजर बसर बड़ी खींचतान की होती थी। देवा के ख्याल में इसकी वजह यही थी कि वो जिस शहर में आकर बस गए थे, उसके समाज के साथ कदम मिलाकर नहीं चल पा रहे थे। दूसरी वजह देवा के ख्याल में ये थी कि उनकी फैमिली बड़ी थी, उनकी ज़रूरतें ज़्यादा थी, खर्चे भी ज़्यादा थे। इसलिए देवा का अपने माँ बाप की नसीहतों पर चलने का और उनके तौर तरीके अपनाने का कोई इरादा नहीं था। वो बड़ा आदमी बनना चाहता था, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। उसके ख्याल में बड़ा आदमी वही होता था जिसके पास ढेरों दौलत होती थी। उससे कोई नहीं पूछता कि उसके पास ये दौलत आई कहाँ से। बस लोग उससे रौब खाते थे और प्रभावित होते थे। और अगर उसने वो दौलत जुर्म से या नाजायज़ तरीक़ों से कमाई होती थी तो लोग उसका खौफ भी खाते थे, क्योंकि इसका मतलब यही होता था कि उसके हाथ बहुत लंबे हैं। इन्हीं ख्यालों के साथ देवा अपने घर में दिन रात बसर कर रहा था। उसके माँ बाप को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि उनके बेटे की विचारधारा क्या थी और वो किस राह पर जा रहा था।
एक और चीज़ भी थी जो देवा के ख्यालों को इस धारा पर डालने की वजह बनी थी। वो एक घटना थी जो उसके साथ मात्र 6 साल की उम्र में घटी थी। उसके बाद कानून और उसके रक्षकों के बारे में उसके ख्याल और नज़रिए में तब्दीली आती चली गई थी। 6 साल की उम्र में उसने एक बार भूख से बेताब होकर एक ठेले से एक सेब उठा लिया था और दौड़ लगा दी थी। एक पुलिसमैन उसके पीछे दौड़ा था। पुलिस वाले ने देवा से ना सिर्फ सेब छीन कर रख दिया था, बल्कि उसको हल्का सा थप्पड़ भी चढ़ दिया था और खूब डराया धमकाया भी था। तब से उसके अवचेतन मन में यह धारणा जड़ पकड़ गई थी कि पुलिस गरीबों की रक्षक नहीं, बल्कि उनको डराने धमकाने वाली एक ताकत थी, सरकारी ताकत। पुलिस एक गरीब और भूखे बच्चे की एक सेब से पेट की आग बुझाने के रास्ते में भी रुकावट थी। वो सिर्फ उन्हीं लोगों की रक्षक थी जिनके पास पहले से ही बहुत कुछ था। उनकी जान और दौलत की रक्षा के लिए पुलिस बड़ी मुस्तैद रहती थी। उम्र के 5 साल तक इस तरह के विचार उसके जहन में पुख्ता होते चले गए थे। अब लीना के इश्क जाल में फंस जाने के बाद जैसे ज़िंदगी का रास्ता उसके सामने साफ हो गया था। उसने सोच लिया था कि वो अपनी मनचाही चीज़ें हासिल करके रहेगा, करता रहेगा, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। उसके सोचने के अंदाज में अब और ज़्यादा क्रूरता आ गई थी। कानून का खौफ उसके दिल से कुछ और कम हो गया था। उसके एहसासों का इतनी जल्दी इस सतह तक पहुंच जाना खुद उसके लिए बड़ा हैरानी भरा था। ऐसा लगता था जैसे कई बरसों का सफ़र उसने एक ही रात में तय कर लिया हो। एक केमिस्ट शॉप के बाहर बने टेलीफोन बूथ से उसने लीना को फ़ोन किया। उसके होटल के कमरे में उससे संपर्क होने पर देवा ने बेताबी से कहा, हेलो डार्लिंग, कैसी हो तुम? इस वक्त कैसा महसूस कर रही हो? बहुत थकी हुई हूँ, उसने शायद जमाई लेते हुए जवाब दिया था। ऐसा लगता था जैसे वो फ़ोन की घंटी सुनकर ही नींद से जागी हो। थका हुआ तो मैं भी हूँ, देवा ने स्वीकार किया, लेकिन यह थकान भी अच्छी लग रही है। क्यों? लीना ने पूछा था। क्योंकि रात बड़ी अच्छी अच्छी गुजरी थी, बहुत ही अच्छी, उसने शब्दों पर जोर दिया था। लीना खुमार भली हल्की सी हंसी हंसती थी। उसने कोई टिप्पणी नहीं की थी, लेकिन उसकी हंसी बता रही थी कि वो भी देवा से सहमत थी। सुनो लीना डार्लिंग, देवा ने पहले से ज़्यादा मस्ती में कहा, तुम्हें याद है ना हमारी आज रात की मुलाकात तय है। आज रात भी हम बाहर खाना खाएंगे, सैर सपाटा करेंगे और बहुत अच्छा वक्त गुजारेंगे। लेकिन मैंने तुमसे ऐसा कोई वादा नहीं किया था, लीना कुछ हैरत से बोली थी। नहीं किया था तो क्या हुआ? देवा के लहजे में शरारत थी। अब तो मैं कह रहा हूँ ना, क्या मेरे कहने की कोई कीमत नहीं है? कीमत तो है। लीना के लहजे में हिचकिचाहट थी। मुझे तुम्हारे साथ वक्त गुजार कर खुशी हुई, लेकिन मेरी विनायक शेट्टी से मुलाकात तय है। भाड़ में गया विनायक शेट्टी। अचानक देवा का लहजा बदल गया था। प्यार और मिठास की जगह उसमें गुस्सा भर आया था। अगले ही क्षण उसने जैसे फैसला सुना दिया, आइंदा तुम कभी भी विनायक शेट्टी से नहीं मिलोगी। यह सिर्फ आज रात की बात नहीं है, अब यह किस्सा हमेशा के लिए ख़त्म समझो। ये तुम क्या कह रहे हो? लीना के लहजे में खौफ झलक आया था। क्या तुम जानते नहीं कि शेट्टी कितना खतरनाक आदमी है? मैं तो उसके बारे में जानता हूँ डार्लिंग, लेकिन तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती, देवा एक शाही रौब से बोला था। वो सिर्फ इसलिए खतरनाक कहलाता है क्योंकि उसके साथ लड़ाकों का एक गैंग है। वो लड़ाके उसके इशारों पर नाचते हैं, उन्हीं के बूते पर वो अकड़ता है, वरना उसकी अपनी क्या औकात है? फिर भी देवा, लीना के सर में अब भी खौफ था। तुम्हें डरने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है डार्लिंग, देवा उसकी बात काटते हुए बोला था। अगर उसने अकड़ फूँ दिखाई या लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश की तो मैं उससे निपट लूँगा। मेरे पास भी लड़ने वालों की कमी नहीं है। जितने लड़के वो ला सकता है उतने मैं भी ला सकता हूँ। लीना खामोश रही थी। देवा कुछ देर की खामोशी के बाद बोली थी। बोला था, आज रात तुम क्लब से ज़रा जल्दी निकलना, उसी जगह आ जाना जहाँ कल टैक्सी में आई थी। मैं कल की तरह गाड़ी में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। शेट्टी अगर तुम्हें लेने आता है तो ज़रा देर से ही आता है। उसके वहाँ पहुँचने से पहले ही तुम निकल चुकी होगी। वो यही समझेगा कि तुम किसी वजह से जल्दी चली गई हो। लीना अब भी खामोश थी। कुछ क्षण के बाद देवा बोला तो उसका लहजा धमकी भरा हो चुका था। मैं जैसा कह रहा हूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा। हम जहाँ कल मिले थे आज भी तुम्हें वहीं आना है। ज़रूर पहुँच जाना, वरना बहुत बुरा होगा। देवा ने लीना का जवाब सुनने की सहमत नहीं की थी और फ़ोन काट दिया था। उसके बाद उसने अपने उन तमाम धंधों का जायज़ा लेना शुरू कर दिया था जिनसे उसे आमदनी होती थी या हो सकती थी। उसने अपने जहन के अंधेरे कोनों को खंगाल कर ऐसे लोगों के नाम भी निकाल लिए जिन्होंने उसे कभी कोई काम बताया था, मगर उसने महज इसलिए इनकार कर दिया था कि उसे वो लोग पसंद नहीं थे। अब वो अपनी इन पसंद नापसंद को ताक पर रखकर सोचता जा रहा था कि उसे कहाँ से कोई फ़ायदा हो सकता है। वो छोटे मोटे फ़ायदों के बारे में नहीं सोच रहा था, क्योंकि अब उसे अपनी आमदनी में मोटा इजाफा करना था। उसे अंदाज़ा था कि उसके खर्चे काफ़ी बढ़ने वाले हैं। लीना से इश्क के पेच लड़ाना आसान काम नहीं था। ये कोई सस्ता सौदा नहीं था। उसने जिन लोगों की लिस्ट बनाई थी, एक एक करके सबको फ़ोन करने शुरू कर दिए। वो सबसे संपर्क ताज़ा कर रहा था। ये जैसे एक जनसंपर्क अभियान था।